गुड मॉर्निंग बच्चों। पैसिफिक साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं अंकुश शर्मा। आप लोगों का जो पार्ट चल रहा था वो पार्ट था आप लोगों का डी एंड एफ ब्लॉक। तो मैं आप लोगों के लिए लेसन का नाम लिख देता हूँ। लेसन आप लोगों का चल रहा था वो चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ये आपका पार्ट चल रहा था। और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो आप लोगों का टॉपिक या पार्ट नंबर जो फर्स्ट था वो चल रहा था आप लोगों का डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में जो आपका टॉपिक था वो टॉपिक था सामान्य अभिलक्षण। सामान्य अभिलक्षण। सामान्य अभिलक्षण में पहला पॉइंट ही हम पढ़ रहे थे। और सामान्य अभिलक्षण में जो आपका पहला पॉइंट था वो था आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी, जिसको इंग्लिश में आईई बोलेंगे या आईपी बोलेंगे। ये कल हमारा टॉपिक चल रहा था। और आयनन ऊर्जा बोलें चाहे आयनन विभव बोलें चाहे आयनन एंथैल्पी बोलें, आई का मतलब तो आयनोसेशन आयनोसेशन आयनोसेशन, ई का मतलब एनर्जी भी हो गया और एंथैल्पी भी हो गया, और पी का मतलब आप लोगों का पोटेंशियल विभव हो गया। क्लियर। तो कल हमने इसकी डेफिनेशन की बात करी थी, कल हमने इसके परिभाषा की बात करी थी। क्या थी इसकी परिभाषा? 11वीं क्लास में हम इसकी परिभाषा डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। क्या डेफिनेशन है? किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से जब एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा आप लोगों की क्या कहलाएगी? आयनन ऊर्जा कहलाएगी। क्लियर। तो मैं सिंपल सी यहाँ परिभाषा लिख देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है आप लोगों की? आयनन ऊर्जा कहलाती है। ये सिंपल सी आप लोगों ने परिभाषा पढ़ ली। क्या पढ़ ली? किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी क्या कहलाएगी? आयनन ऊर्जा कहलाएगी। यहाँ से जो बोर्ड में क्वेश्चन बनता है, जो BSER में यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में क्वेश्चन बनता है, वो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या बनेगा? वो फर्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्रोमियम व कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान, द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान, द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है, का मान उच्च होता है। ये चर्चा हम कर चुके थे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिख दिया, क्रोमियम व कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान कैसा होता है? उच्च होता है। और ये आप लोगों का क्वेश्चन मार्क का निशान क्या है बेटा? क्या दिक्कत है इसमें? क्रोमियम व कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी की बात हो रही है, तो इसका मतलब इससे पहले हमें कौन सी आयनन एंथैल्पी पढ़नी पड़ेगी? इससे पहले हमें प्रथम आयनन एंथैल्पी पढ़नी पड़ेगी। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो एलिमेंट लेते हैं वो कौन सा एलिमेंट लेते हैं? कॉपर ले लिया हमने। चलो ये आंसर लगा के हमने क्रोमियम ले लिया। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप लोगों का? 24 होता है। 24 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है, आर्गन है, यहाँ 3D है, यहाँ 4s है। 18 और 1 और ये 5, 25 हो गया ना, के लिए 24 हो गया ना। 18 और 1 19, 19 और 5 कितना हो गया आप लोगों का? 24 हो गया। तो अब हमें बात कौन सी करनी है? हमें बात करनी है द्वितीय आयनन एंथैल्पी की। तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी तो जब आती है जब पहले कौन सी आयनन एंथैल्पी आती है आप लोगों की? प्रथम आयनन एंथैल्पी। तो ध्यान रखेंगे आयनन एंथैल्पी क्या है? तो सर आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकालना। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो भी कौन से कोष में से निकालना है?
वो भी हमें निकालना है बाह्यतम कोष में से। कौन से कोष में से? बाह्यतम कोष में से। तो 4s उसका कौन सा कोष हुआ? 4s हुआ बेटा उसका बाह्यतम कोष। तो बाह्यतम कोष में से हमें कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है? तो बाह्यतम कोष में से इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन हम जैसे ही निकालेंगे तो व्यवस्था आप लोगों की क्या बनेगी? इस तरीके से बनेगी। देखो आप लोग यहाँ, ये आप लोगों का आर्गन आएगा, ये आप लोगों का 3d5 आएगा, और यहाँ कौन सी आयनन एंथैल्पी आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी फर्स्ट आयनन एंथैल्पी या फर्स्ट आयनन ऊर्जा। क्लियर? तो फर्स्ट आयनन ऊर्जा के दौरान हमने कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। एक इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में से निकाल लिया? बाह्यतम कोष में से निकाल लिया। तो बाह्यतम कोष 4s था, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया। व्यवस्था क्या बनी आप लोगों की? आर्गन और 3d5। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो 3d5 है इसमें आप लोगों का कौन सा कक्षक है? इसमें आप लोगों का कक्षक है d कक्षक, और d कक्षक आप लोगों का 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब d कक्षक कैसी अवस्था में है बेटा? आप लोगों का अर्धपूरित अवस्था में। कैसी अवस्था में? अर्धपूरित अवस्था। और अर्धपूरित अवस्था कैसी होती है आप लोगों की? अर्धपूरित अवस्था होती है बेटा स्थायी। कैसी होती है? स्थायी होती है। अतः स्थायी हो गई तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, जैसे ही हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कौन सी आयनन एंथैल्पी आएगी? द्वितीय आयनन एंथैल्पी। तो ये स्थायी है, और कोई भी तत्व जब स्थायी हो जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कैसी चाहिएगी? अधिक चाहिएगी। तो इसका मतलब ये कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के दौरान कौन सी आयनन एंथैल्पी आएगी? द्वितीय आयनन एंथैल्पी। और द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान कैसा हो जाएगा आप लोगों का? उच्च हो जाएगा। क्लियर? तो आंसर क्या लिखेंगे हम? यहाँ आंसर लिखेंगे फर्स्ट या प्रथम आयनन एंथैल्पी के दौरान, प्रथम आयनन एंथैल्पी के दौरान डी कक्षक अर्धपूरित हो जाता है, जो कि स्थायी है। जो कि कैसा है? स्थायी। अतः स्थायी कक्षकों में से, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता उच्च होती है। ऊर्जा की आवश्यकता कैसी होती है? उच्च होती है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों के। बिल्कुल क्रोमियम की बात कर रहा, अभी कॉपर की बात नहीं की है हमने। क्रोमियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान कैसा होता है? उच्च। क्रोमियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 24, 3d5, 4s1 हमने लिख दिया। सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्योंकि यह बात कौन सी एंथैल्पी की हो रही है? द्वितीय आयनन एंथैल्पी की हो रही है। तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी में फर्स्ट की बात हम करेंगे। तो बाह्यतम कोष कौन सा है आपका? 4s, और 4s से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो आप लोगों के पास व्यवस्था क्या बची है? आर्गन की जगह आर्गन, 3d5 की जगह 3d5। तो ये आपका कौन सा कक्षक है? डी कक्षक। और डी कक्षक आपका 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो 10 में से कितना रह गया बेटा? 5। तो 5 होने के कारण ये कैसा आ गया? अर्धपूरित। और अर्धपूरित होने के कारण ये कैसा हो गया? स्थायी। तो यही मैंने लिखा है, डी कक्षक कैसा हो जाता है? अर्धपूरित हो जाता है, जो कि कैसा है बेटा? स्थायी। अतः स्थायी कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कैसी चाहिए? उच्च चाहिए। क्लियर हो गया? सबके समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे यहाँ कॉपर की। चलो कॉपर की भी बात कर लेते हैं। चलो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है।
29 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो बताओ क्या आएगा आप लोगों का, आर्गन आएगा, 3D आएगा, 4s 18 और एक 19 और 10 कितना हो गया आपका 29 हो गया। क्लियर। चलो अब आपको पता होना चाहिए हम कौन सी एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, द्वितीय। तो द्वितीय तो जब आएगी जब पहले कौन सी एंथैल्पी आएगी आप लोगों की, प्रथम। तो प्रथम के लिए आप लोगों को पहले इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, वो भी कौन से कोष में से निकालना पड़ेगा, बाह्यतम कोष में से। बाह्यतम कोष आपका कौन सा है बेटा, 4s है। तो 4s में से आप लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो आप लोगों की कौन सी व्यवस्था बनेगी, आप लोगों की व्यवस्था बनेगी बेटा ये आर्गन की जगह तो आर्गन आएगा, 3D10 की जगह 3D10 आएगा, 4s आपका निकल ही गया। अब ये आपका कौन सा कक्षक है कि सर ये हमारा कौन सा कक्षक है, डी कक्षक। ये हमारा कौन सा कक्षक है, डी कक्षक। और डी कक्षक यहाँ कैसी अवस्था में है, पूर्ण पूरित अवस्था में। कैसी अवस्था में बेटा, पूर्ण पूरित अवस्था में। और पूर्ण पूरित अवस्था तो कैसी होती है बेटा, पूर्ण पूरित अवस्था तो स्थायी होती है। क्लियर। इसका मतलब ये D10 कौन सा विन्यास प्राप्त कर लेगा आप लोगों का, अक्रिय गैस का विन्यास। अक्रिय गैस का विन्यास ये आप लोगों का प्राप्त कर लेगा। और अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने के कारण ये बेटा कैसे हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। अतः स्थायी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता आप लोगों को कैसी चाहिएगी बेटा, अधिक चाहिएगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबके क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, यहाँ अपन आंसर लिखेंगे क्या, कॉपर की फर्स्ट आयनन एंथैल्पी के दौरान कॉपर का डी कक्षक पूर्णपूरित रहता है, जो कि अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करता है। इसलिए यह स्थायी है। इसलिए कैसा है बेटा, स्थायी है। और स्थायी में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कैसी चाहिएगी बेटा, आप लोगों को उच्च चाहिएगी। तो यही कारण हुआ क्रोमियम व कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान कैसा होता है, उच्च होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर फर्स्ट आयनन एंथैल्पी के दौरान अर्धपूरित व पूर्णपूरित अवस्था में विभाजित हो जाते हैं, जिसके कारण वो कैसे होते हैं, स्थायी। और स्थायी कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता उच्च चाहिए। बोलो क्लियर। तो पहला पॉइंट आप लोगों का आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है आप लोगों का ऑक्सीकरण अवस्था। चलो सेकंड पॉइंट है आप लोगों का ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले पॉइंट के बाद सामान्य अभिलक्षण में दूसरा पॉइंट है। इन्हीं पॉइंटों को हम साथ साथ चलाते रहेंगे और आप लोगों का डी ब्लॉक जो आपका पार्ट नंबर फर्स्ट है वो आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट ऑक्सीकरण अवस्था। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ऑक्सीकरण अवस्था में ये उठता है आप लोगों का डी ब्लॉक का, कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं या भिन्न भिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एक ही तत्व दो या दो से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। तो उसका मतलब क्वेश्चन को हम लिख देखते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्वेश्चन क्या है, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों?
परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों? आंसर, या हम परिवर्तनशील की यदि बात करना चाहें तो परिवर्तनशील के लिए हम यहाँ यह भी लिख सकते हैं भिन्न भिन्न या विभिन्न। क्लियर? परिवर्तनशील का मतलब डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, या ये भी लिख सकते हैं हम कि डी ब्लॉक के तत्व विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, क्यों? इसका मतलब एक ही तत्व +2 भी करता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी। इसका मतलब एक ही तत्व भिन्न भिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो क्या कारण है उसका? तो मैं आपको बता दूं, डी ब्लॉक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसमें बेटा कक्षक। क्या है? कक्षक। अब इसमें कक्षक आप लोग देख रहे हैं, एक कक्षक तो होता है इसमें 3D और दूसरा कक्षक होता है 4s। तो मैं बात कर रहा हूं 3D व 4s की। तो 3D व 4s कक्षक की ऊर्जाएं लगभग कैसी होती हैं? समान। क्लियर? तो इसमें क्या लिखा अपन ने कि डी ब्लॉक तत्वों में जो कक्षक हैं वो कक्षक कौन कौन से हैं? 3D व 4s है, और 3D व 4s कक्षक की ऊर्जाएं लगभग कैसी होती है? समान होती है। समान होने के कारण ये अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेते हैं? आदान प्रदान। 3D किसको दे देता है? 4s को, और 4s किसको दे देता है इसमें? 3D को। तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या करते रहते हैं? आदान प्रदान। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन और क्या करते रहते हैं बेटा? एक्सचेंज। इसका मतलब क्या करते रहते हैं? आदान प्रदान। 3D अपने इलेक्ट्रॉन 4s को दे सकता है, 4s अपने इलेक्ट्रॉन 3D को दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इनकी ऊर्जाएं लगभग कैसी होती है बेटा? समान होती है। समान होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेते हैं? आदान प्रदान। और आदान प्रदान करके परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ के 3D व 4s कक्षक की ऊर्जाएं लगभग समान होती है, जिसके कारण ये अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते रहते हैं। आदान प्रदान करते रहते हैं, इसलिए ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? तो आंसर मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया, कारण भी मैंने बता दिया। क्या कारण रहा कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं? उसका मूल कारण है कक्षक। और वो कक्षक कौन कौन से हैं आप लोगों के? 3D व 4s कक्षक है। 3D व 4s कक्षक की ऊर्जाएं लगभग कैसी होती है? समान होती है। समान होने के कारण ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेते हैं बेटा? आदान प्रदान कर लेते हैं। आदान प्रदान करने के कारण ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। क्लियर होगी बात सबके? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अवस्था से। ऑक्सीकरण अवस्था में 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को टाई अप करा दिया है, दूसरा क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। चल, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3D श्रेणी का या प्रथम संक्रमण श्रेणी का ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा तत्व है जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है?
करता है और क्यों, और क्यों। चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख दिया। 3D श्रेणी का या प्रथम संक्रमण श्रेणी का, 3D श्रेणी को प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं, तो दोनों को क्वेश्चन एक ही साथ लिख दिया मैंने। 3D श्रेणी का या प्रथम संक्रमण श्रेणी का ऐसा कौन सा तत्व है जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, वो तो ठीक है बता भी देंगे, लेकिन उसके साथ में मैंने क्यों भी लगा दिया। क्यों, ऐसा क्या कारण है, तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं आंसर तो आपको बता दूंगा कि 3D श्रेणी का वो तत्व कौन सा है। आप लोगों का मैग्नीज वो तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, आप लोगों का 25 है। क्लियर। लेकिन वो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक नोट लिखना पड़ेगा, और वो नोट लिखने के बाद ही आप लोग उसका आंसर लिखेंगे। तो नोट क्या है, किसी भी तत्व का, कौन सी श्रेणी की बात कर रहे हैं हम, 3D श्रेणी का। तो 3D श्रेणी में कोई सा भी तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जब प्रदर्शित करता है जब उसके 3D कक्षक में, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी हमने, 3D कक्षक में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 4s कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और दोनों का योग जितना होता है वह तत्व उतनी ही अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यह नोट ध्यान रखेंगे, मैं लिखा दूंगा अभी इस नोट को। क्या बोला मैंने, तो 3D श्रेणी में उपस्थित 3D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और 4s कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन, 3D कक्षक में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और 4s कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन, जितनी उनकी संख्याएं होंगी उनका हम योग करेंगे, और योग करने पर जितने भी अंक आएगा वो उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो मैं इस नोट को यहाँ वेरीफाई करके आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, आंसर में ही नोट डलवा देता हूँ। और नोट क्या है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था 3D कक्षक में, 3D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन व 4s कक्षक में, व 4s कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन का योग होता है, का क्या होता है बेटा, योग होता है। क्लियर। हमने अब आंसर की हम बात कर रहे हैं, ये नोट मैंने आप लोगों को लिखा दिया, नोट आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसके बारे में, आंसर के बारे में, कि 3D श्रेणी का या प्रथम संक्रमण श्रेणी का ऐसा कौन सा तत्व है, तो वो तत्व है बेटा आप लोगों का मैग्नीज Mn, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है आप लोगों का 25। कितनी ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित करता है, मैं बोलूँगा +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कितनी करता है बेटा, +7 ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्यों करता है, तो उसका कारण आपके सामने मैंने लिख दिया कि 3D कक्षक में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और 4s कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन, और दोनों का क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए। चलो यहाँ लिख देते हैं अपन क्या की बात कर रहे हैं, मैग्नीज की। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर आप लोगों को कितना होता है, मैंने अभी बता दिया, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। 25 की हम बात करेंगे तो ये आप लोगों का आर्गन आ गया, ये आप लोगों का 3D, और ये आप लोगों का 4s, 18 और 2 20, 20 और 5 25। क्लियर। तो डी में कितने कक्षक होते हैं, कि डी में सर 5 कक्षक होते हैं, और पांचों कक्षकों को हम इस प्रकार लिखते हैं 1 2 3 4 और ये 5 में 5 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5। एस में कितने कक्षक होते हैं, कि सर एस में एक ही कक्षक होता है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं आप लोगों के, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ देखो, यहाँ इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप लोगों को 5 दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जोड़ा बना हुआ नहीं है। बताओ, इसमें भी जोड़ा नहीं बन रहा, इसमें भी 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 नहीं बन रहा। इसका मतलब ये सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं आप लोगों के, अयुग्मित। तो हमें 3D कक्षक का, तो ये 3D कक्षक का कैसे इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, अयुग्मित। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आप लोगों के, 5। और 4s कक्षक में कैसे चाहिए, युग्मित। तो आप देख रहे हैं 4s कक्षक में जोड़ा बना हुआ है, तो इसका मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है आप लोगों की, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है आप लोगों की 2। कितनी है बेटा, 2। अयुग्मित की तो कितनी है, 5, और युग्मित की कितनी है, 2। तो 5 + 2 बराबर कितना आ गया बेटा आप लोगों का, 7।
कितना आ गया 7। तो दोनों का योग कितना आया है बेटा आप लोगों का 7 आया। तो 7 आने के कारण मैग्नीज अधिकतम कितनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा 7। क्लियर बात सबके। तो 3D कक्षक में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 4s कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और दोनों का योग जितना भी होगा वह तत्व उतनी ही अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्लास की चर्चा नेक्स्ट डे।